पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। मतलब क्रियाकलाप 1.7 और क्रियाकलाप 1.8 इसमें भी हम लोग अपघटन अभिक्रिया देखेंगे। तो आइए क्रियाकलाप 1.7 में आते हैं। तो देखिए, एक प्लास्टिक का मग लीजिए। ये देखिए, ये प्लास्टिक का मग है। इसकी तली में 2 छिद्र करके, देखिए इसकी तली में 2 छेद कीजिए, उनमें रबड़ की डॉट लगा दीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर रबड़ का डॉट भी लगा देना है। ठीक है, रबड़ की जो डॉट है उसको लगा दीजिए। इन छिद्रों में, इन दोनों जो छिद्र है, कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो काला जैसा दिख रहा है ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, जैसा कि चित्र 1.6 में यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। इतना पानी इसमें डाल देना है कि दोनों इलेक्ट्रोड डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। अब यहाँ पर कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। अब चूंकि तनु बोला है तो एक्वस। ठीक है, जल से भरी 2 अंशांकित परखनलियों के दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब यहाँ देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके देखिए परखनली को यहाँ फिट किया गया। देखिए, 1 परखनली 2 परखनली उल्टा करके। ठीक है, अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब इसमें विद्युत धारा जाने दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। जी हाँ, दोनों पर बुलबुले बन रहे हैं। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो परखनली जो है, जब ये बुलबुले उठ रहे हैं तो यहाँ से पानी को हटा दे रहा है। ये बुलबुले क्या कर रहे हैं, पानी को वहाँ से हटा दे रहा है। क्या दोनों परखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि क्या दोनों में गैस का आयतन समान है? तो यहाँ चित्र से तो दिखाई पड़ रहा है कि दोनों समान नहीं है। जब दोनों परखनलियां गैस से भर जाए, अब जब धीरे 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 दोनों परखनलियां गैस से भर जाएगा तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती के दोनों परखनलियों के मुंह के ऊपर लाकर गैसों की जांच कीजिए। जब दोनों परखनली को हटा देंगे, उसमें गैस है। अब जलती हुई मोमबत्ती लाइए और जांचिए उन दोनों की गैस को। दोनों परखनली में जो अलग अलग गैस हैं, सावधानी यहाँ पर देखिए बरतना है। इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों परखनलियों में क्या होता है, देखिए आप दोनों परखनली में जांचे हैं जलती हुई मोमबत्ती से, तो देखिए कि दोनों परखनलियों में क्या होता है। दोनों परखनलियों में कौन सी गैस उपस्थित है? तो यहाँ पर देखिए, एक में ऑक्सीजन गैस है और एक में देखिए हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर देखिए, जल यहाँ पर क्या हुआ, जब विद्युत धारा दिया गया तो ये विघटित हो गया और वो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में चेंज हो गया है। अब आते हैं क्रियाकलाप 1.8। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। देखिए, इस चाइना डिश में आपको क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है, जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है। इसका रंग क्या है पहले नोट कीजिए। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में अब रख दीजिए, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको।
थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। अब इसके रंग को देखिए क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, ये पहले श्वेत रंग का था, श्वेत रंग का था सिल्वर क्लोराइड, अब सूर्य का प्रकाश पड़ने पर यह धूसर रंग का हो जाता है, मेला रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में ये वियोजन हो गया, ये टूट गया और सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो गया। तो सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है, उसका जो श्वेत रंग है वो हट गया और धूसर रंग में चेंज हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। तो ये देखिए सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो गया। तो इसी प्रकार देखिए सिल्वर ब्रोमाइड में, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो देखिए सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो गया। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? यह प्रश्न उठ रहा है कि जब श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है तो वहां पर किस प्रकार के ऊर्जा के कारण वियोजन की अभिक्रिया होती है, ये प्रश्न आया है। तो इसका जवाब होगा सूर्य का प्रकाश का ऊर्जा का उपयोग होता है और उसकी वजह से वियोजन अभिक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा चाहिए या तो प्रकाश चाहिए या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगता है, तो ये ऊर्जा या तो ऊष्मा के रूप में होगा या तो प्रकाश के रूप में होगा या विद्युत के रूप में होगा। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिसमें ऊर्जा ली जाती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया जितने भी होंगे सब ऊष्माशोषी होगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा लिया जाता है या तो ऊष्मा के तौर पर या तो प्रकाश के तौर पर या तो विद्युत ऊर्जा के तौर पर। अब हम लोग समझेंगे निम्नलिखित क्रियाकलाप को। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक परखनली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, यानी कि BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है 2 ग्राम। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर, यानी कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परखनली के निचले सिरे को छुएं। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अथवा ऊष्माशोषी है? तो देखिए जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होता है तब बेरियम क्लोराइड अमोनिया और वाटर बनता है। देखिए BaOH2 यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2NH4Cl यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया हुआ तो क्या बनता है? ये बनता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया बनता है, अमोनिया प्लस वाटर, ये बनता है। और चूंकि ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, क्योंकि छूने पर हमें ठंडा लगता है परखनली, तो इससे पता चलता है कि यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब हम लोग समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को क्रियाकलाप 1.9 से सीखेंगे। तो देखिए लोहे के 3 कील लीजिए,
3 कील लेना है लोहा का, उसे रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए, पहला काम। ठीक है। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परखनलियां लीजिए। 2 परखनली लेना है, जिसमें एक का नाम ए लिखना है, एक में बी। प्रत्येक परखनली में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। दोनों परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परखनली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबाकर रखिए। 2 कील को डुबाना है परखनली बी में। ए में अभी कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ परखनली बी में क्या करना है, 2 कील को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक डुबा देना है और 20 मिनट तक उसे रख देना है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तुलना करने के लिए 1 कील को अलग रखिए, क्योंकि 3 कील लिए थे तो 2 कील को डुबाए हैं, 1 कील को बाहर रखना है, उसको नहीं डुबाना है, तुलना करने के लिए रखे हैं। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। अब इसको 20 मिनट के बाद क्या करना है, दोनों कील को बाहर निकाल लेना है। परखनली ए तथा बी के कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। देखिए, इसमें भी कॉपर सल्फेट का विलयन है और ए में भी था, किंतु इसमें लोहे की कील डुबाया था, ये बात है। तो अब डुबाने के बाद 20 मिनट के बाद अब दोनों के विलयन के रंग को नोट कीजिए, ए के विलयन का रंग और बी के विलयन का रंग। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर की रखी कील से कीजिए और कील का भी तुलना कीजिए। डुबाने के बाद जो निकाले हैं उस कील का तुलना बाहर जो कील था उससे कीजिए। तो यहां देखिए, ये परखनली ए में देखिए कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है और इसमें देखिए बी में फर्क तो आया है। कील का भी देखिए, ये जो लोहे की कील और ये डुबाने के बाद कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने के बाद जो बाहर निकाले वो ऐसा दिख रहा है। दोनों में तो डिफरेंट है, विलयन के रंग में भी और कील के रंग में भी। लोहे की कील का रंग भूरा, आप देख सकते हैं यहाँ भूरा हो गया है। अब प्रश्न उठता है भूरा क्यों हो गया। और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग पहले जो नीला रहता था वो मलिन क्यों पड़ गया, यहाँ प्रश्न उठ रहा है। तो इस क्रियाकलाप के निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, इसमें लोहे की कील डाला था तो Fe, तो रिएक्शन के बाद क्या बना, अभिक्रिया के बाद FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना। यानी आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया और बनाया आयरन सल्फेट और कॉपर। मतलब कह सकते हैं कॉपर अलग हो गया। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर सल्फेट यहाँ पर जो है तो कॉपर SO4 से जुड़ा है, किंतु आयरन जैसे ही आया तो देखिए अब आयरन SO4 से जुड़ गया है और कॉपर देखिए अलग हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ किताब में लिखा है कि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसीलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर है। जिंक जो है अभिक्रिया किया कॉपर सल्फेट से, तो जिंक ने भी देखिए कॉपर को हटा दिया, जिंक ने कॉपर को हटा दिया, तो यह भी विस्थापन अभिक्रिया है। पीबी लेड कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया, देखिए पीबी ने कॉपर को हटा दिया, तो यह भी विस्थापन अभिक्रिया है। तो जिंक, लेड कॉपर को हटा रहा है, तो कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अगर जिंक कॉपर को हटा पा रहा है तो कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है।
अगर जिंक कॉपर को हटा पा रहा है तो जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। उसी प्रकार यदि लेड कॉपर को हटा पा रहा है तो लेड ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। और ऊपर में यहाँ पर आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। तो यहाँ कह सकते हैं कि अगर कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी दूसरे अभिक्रियाशील तत्व को हटा पा रहा है उसके यौगिक से, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लोग समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्रियाकलाप 1.10 के आधार पर समझेंगे। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेते हैं, सोडियम सल्फेट का, यानी कि Na2SO4 विलयन है तो आप यहाँ AQ लिख दीजिए, एक्वस। एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए, यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयनों को चित्र 1.9 के अनुसार देखिए इसको मिलाना है, दोनों को मिला दीजिए। आपने क्या देखा उसको नोट कीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा आपको रिजल्ट। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। मिलाने पर एक सफेद रंग श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, नहीं घुलता है जल में। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। चूंकि नहीं घुला है इसलिए इसको क्या कहेंगे, अवक्षेप। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब अभी जो अभिक्रिया है यह एक अवक्षेपण का उदाहरण हो गया। तब अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण। तो यहां देखिए ये है सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड, इसके बीच में अभिक्रिया हुआ तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है, प्रश्न यहां है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए अगर हम बेरियम सल्फेट को आयन के रूप में लिखें तो आयन में क्या होता है कि SO4 में 2 नेगेटिव आयन होता है और बेरियम में 2 प्लस आयन होता है। ठीक है, तो बेरियम में 2 प्लस आयन और SO4 में 2 माइनस, इसके कारण BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी कि बेरियम सल्फेट अवक्षेप का निर्माण होता है यहां पर। तो यहां पर बेरियम में 2 प्लस आयन है और SO4 में 2 माइनस, अभिक्रिया से क्या बना, बेरियम सल्फेट। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी तो निर्माण होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है, विलयन में ही रहता है, वो अवक्षेप नहीं है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हम लोग यहां समझेंगे कि क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं। तो देखते हैं, यहां देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ SO4 में यहाँ पर होगा 2 नेगेटिव आयन, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम में होगा +1 और चूंकि नीचे 2 है तो 2 समझिए हो गया है,
यहाँ पर क्लोरीन में यहाँ पर -1 और नीचे 2 है तो गुना हो गया, तो क्लोरीन को हो गया -2, तो यहाँ पर बी में हो जाएगा +2। SO4 में फिर यहाँ पर -2, तो बी में हो जाएगा +2। क्लोरीन में यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ सोडियम में हो जाएगा +1। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये देखिए, ये सोडियम में +1 था और यहाँ पर क्लोरीन में -1 था, तो इन दोनों का यहाँ पर देखिए आदान प्रदान हुआ है और यहाँ पर बन गया है ये वाला, जो चार्ज में जो है आयन में है जो +1 -1 का। और यहाँ पर देखिए SO4 में 2 माइनस और यहाँ पर देखिए बेरियम में 2 प्लस, अब इनके बीच में हुआ। तो वही चीज़ यहाँ किताब में लिखा है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और उसके कारण जो अभिक्रिया बनता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ जो ऊपर में है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों का मिश्रण किया था। यानी कि इसमें लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 प्लस, उसमें क्या मिलाया है, उसमें मिला है पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki। इससे क्या बना है उसको देखिए, इससे बना है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 बैठाते हैं, तो यहाँ पर 2 बैठाते हैं। अब गिनते हैं, यहाँ पर Pb1, यहाँ भी Pb1, N यहाँ पर 2, तो इधर भी 2। देखिए ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दूना 6, यहाँ K2 यानी पोटेशियम, यहाँ भी 2, आयोडीन यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, बैलेंस है। अब इसका जवाब देना है। अवक्षेप किस रंग का था, तो ये जो है लेड आयोडाइड ये अवक्षेप है और ये पीला रंग का होता है। पूछा है कि क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं, तो अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या है, लेड आयोडाइड है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, जो हम लोग अभी लिख चुके हैं। पूछता है क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो हाँ यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है।